सुचेता कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में बात उस कश्मीर की जिस कश्मीर में हमारा दिल बसता है। उस कश्मीर में इस वक्त हो क्या रहा है, इसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। कश्मीर में टारगेट किलिंग। पहले कश्मीर में लोगों को निशाना बनाया जाता था, राजनेताओं को निशाना बनाया जाता था, खास तरह के हाई सिक्योरिटी लोगों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन आम लोगों को, गैर कश्मीरियों को उनके घर में घुसकर निशाना बनाना, टारगेट किलिंग करना, अब कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है और लोगों को उनके घर में घुसकर निशाना बनाया जा रहा है। और आज इसीलिए महाभारत में मैं सीधे पूछ रही हूं कि क्या देश विरोधी चिंगारी 1990 की याद दिला रही है? 1990 की सर्द सुबह थी और कश्मीर में तकरीरें होने लगी थी। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिलाऊंगी। कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर खाली करने का फरमान जारी हुआ था। यहां क्या नारे चले थे? यहां चलेगा निजामे मुस्तफा, असी गची पाकिस्तान जैसे नारे वहां पर गूंज रहे थे और देखते ही देखते घाटी कश्मीरी पंडितों से खाली सी हो गई। 1990 का दशक वो वक्त था जब कश्मीर में टारगेट किलिंग शुरू हुई। घाटी में चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, सामूहिक नरसंहार हुआ। अब एक बार फिर उसी दौर को दोहराने की साजिश रची जा रही है। कश्मीर में एक एक कर हिंदू, सिख और गैर कश्मीरियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये आतंकी अब उन कश्मीरी पंडितों को डराना चाहते हैं जो 1990 की दहशतगर्दी के सामने नहीं डरे थे और उस दौर में भी कश्मीर में वो डटे रहे, आज भी कश्मीर में डटे हुए हैं। या फिर वो कश्मीरी पंडित जो सरकार की कोशिशों के बाद अपने घर वापस लौटने लगे हैं, क्या उन्हें डरा रहे हैं? आतंकी उन गैर कश्मीरियों को डराना चाह रहे हैं जो व्यापार कारोबार के लिए कश्मीर में पहुंच रहे हैं। कश्मीर को इस्लामी राज्य बनाने की साजिश रचने वाले पाक पोषित आतंकियों और अलगाववादियों की आंखों में ये कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी चुभ रहे हैं और इसीलिए ये दहशतगर्द फिर से टारगेट किलिंग कर रहे हैं। 5 अक्टूबर से लेकर कल तक आतंकियों ने 9 ऐसे लोगों की हत्या कर दी जो या तो गैर कश्मीरी थे या फिर गैर मुसलमान थे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि एक बार फिर घाटी में पाकिस्तान के प्यादे 1990 के एजेंडे पर चल रहे हैं। 1990 का एजेंडा याद दिलाना जरूरी है। घाटी में कैसे कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, क्या फिर से 1990 दोहराने की साजिश है? आज जो सवाल पूछ रही हूं, जो शब्द बाण आज चल रहे हैं, बाहरियों की बुरी गत है, कहां गई कश्मीरियत है? इस खतरनाक खेल के बीच एक सवाल बहुत गहरा है। बार बार कश्मीरियत की बात की गई, आखिर आतंकी जब टारगेट किलिंग कर रहे हैं तो उनको किसकी शय मिल रही है? बार बार कश्मीरियत के कसीदे पढ़े जाते हैं, तो आखिर गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों के लिए वो कश्मीरियत कहां गुम है? क्यों कश्मीरी आतंक के खिलाफ गैर कश्मीरियों की ढाल बन रहे हैं? क्यों कश्मीर में देश के ही दूसरे हिस्से के नागरिकों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है? उन्हें वहां से जाना पड़ रहा है और वो तस्वीरें लगातार आ रही हैं। क्या कुछ लोग कश्मीरी का चोला ओढ़कर आतंकियों के मंसूबों का समर्थन कर रहे हैं? ये सवाल आज पूछ रहे हैं। गैर कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों के सफाई का सपना देख रहे हैं। जब आतंकियों की मौत पर जो लोग शोर मचाना शुरू करते हैं, अलगाववादियों के जनाजे में जुट जाते हैं, तो क्यों आतंकी घटनाओं के विरोध में घाटी में लोग खड़े नहीं हो रहे हैं? क्यों उन लोगों को बचाने आगे नहीं आते हैं जो आतंकियों के निशाने पर हैं? क्या कुछ लोग कश्मीरी पंडितों की वापसी से बौखला रहे हैं और क्या कुछ लोग कश्मीर में देश के दूसरे हिस्सों के नागरिकों के आने से, वहां बसने से नाराज हैं? आखिर कहां है वो कश्मीरियत, साथ खड़े होने वाली कश्मीरियत, इन पर बोलने वाली कश्मीरियत? मजदूर नहीं है खान, क्या इसीलिए ले रहे हैं जान? ये आज का एक और शब्द बाण, क्योंकि इसके साथ ही सवाल ये कि उन लोगों पर जिन्होंने हमेशा कश्मीर को सुलगाने वाले बयान दिए हैं, हमेशा चिंगारी को भड़काकर अपने मंसूबे साधे हैं, आज इस टारगेट किलिंग पर मौन है, मुंह सिले बैठे हैं। महबूबा मुफ्ती आर्यन खान में खान खोज लेती हैं, लेकिन उन्हें माखन लाल बिंद्रू, वीरेंद्र पासवान, सुपिंदर कौर, दीपक चंद, अरविंद शाह, राजा ऋषिदेव, जोगिंदर ऋषिदेव नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके नाम में खान नहीं है, इनकी जुबान बंद है। क्या इनको यह समझ नहीं आता है कि इन लोगों की हत्या भी इसी वजह से की गई कि इनके नाम में खान नहीं है?
असल में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला का सारा खेल मजहब के नाम पर लोगों को भड़काना है, कश्मीरियों को गुमराह करके चलना है। कश्मीर में बांटने वाले तत्वों के लिए आवाज उठा सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ बोलने में इनके हलक सूख रहे हैं। आपने इनका बयान सुना है, सब जानते हैं कि इन लोगों के नाम में खान नहीं है। ये या तो गैर कश्मीरी हैं या फिर हिंदू हैं, सिख हैं, जो आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार हुए। किस तरह से स्कूल से निकाला गया, उनका धर्म पूछा गया और उन्हें गोली मारी गई, उस प्रिंसिपल और टीचर को, आपको वो याद है। खूनी पिच पर कैसा खेल, आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। सबसे बड़ा सवाल है ये इन आतंकियों के आका को लेकर। इतना सा भी संदेह नहीं है कि टारगेट किलिंग करने वाले आतंकी या तो पाकिस्तानी हैं या फिर पाक पोषित हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे हम पाकिस्तान से व्यवहार कर सकते हैं। पाकिस्तान तो पूर्ण बहिष्कार के काबिल है, और जब बात पूर्ण बहिष्कार की है तो कैसे क्रिकेट उससे अलग हो सकता है, कैसे खूनी पिच पर हम तालियों के बीच खेलने उतर सकते हैं। जब पाकिस्तानी प्यादों की गोलियों के शिकार शव आएंगे तो हम कैसे छक्कों पर तालियां बजाएंगे। 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मैच प्रस्तावित है। इस दिन तक अरविंद शाह, राजा ऋषिदेव, जोगिंदर ऋषिदेव की 13वीं भी नहीं हुई होगी। क्या हम इनकी हत्याओं को भूलकर हत्याओं के जिम्मेदार पाकिस्तान के साथ खेल खेलेंगे? गोलियों से गिरी लाशों को भूलकर विकेट गिरने पर नाचेंगे? पाकिस्तान कब से भारत के साथ खेलने को बेताब है। मैच का परिणाम जो भी हो, इस मैच से पाकिस्तान को आर्थिक लाभ होगा। क्या आतंकियों की फंडिंग करने वाले पाकिस्तान का आर्थिक लाभ पहुंचाने से पहले हमें सोचना नहीं चाहिए किसी भी तरह का लाभ पाकिस्तान को क्यों होने दे जब वो हमारे लोगों की लाशें बिछा रहा है? हम कैसे पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यवहार रख सकते हैं? क्या मातम के बीच मनोरंजन खोजते हुए हमें लाज नहीं आएगी? एक बार उन परिवारों से पूछ कर देखिए जिन्होंने अपनों को खोया है, क्या वो पाकिस्तान के साथ होने वाला मैच देखना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं। एक तरफ मैच का जश्न होगा, और दूसरी तरफ वो शव जो टारगेट किलिंग का शिकार हुए, उन लोगों की 13वीं भी नहीं हुई होगी, वहां मातम हो रहा है। ये दो तस्वीरें दिखाइए। एक तरफ जश्न होगा खेल का, और दूसरी तरफ वहां मृतकों के घर पर मातम होगा। जो हाथ इन शवों को लेंगे वो किस तरह से तालियां बजाकर जश्न मना पाएंगे, मैच का ये सवाल है। और इसीलिए आज लोगों से पूछा है वो क्या कहते हैं। जरा आपको सुनवाती हूं कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि क्या देश से बड़ा क्रिकेट मैच है, क्या देश से बड़ा कोई भी खेल है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं देश के लोग। मैच की कोई सीरीज नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान सुधरने वाला है, इनसे जितना दूरी रहे उतना ही अच्छा है, इनसे कोई मैच ना खेला जाए। जब वो इस तरीके का जघन्य अपराध कर रहे हैं तो उसके खिलाफ में तो हमको बोलना ही पड़ेगा, और उनसे हमको किसी भी तरीके का संबंध नहीं रखना चाहिए। किसी प्रकार का कोई संबंध, मैच तो कतई होना ही नहीं चाहिए। जघन्य हत्याएं करवाते रहेंगे तो आपसे खेलकूद के संबंध के क्या मतलब है भाई? मैच होना ही नहीं चाहिए। खेल वहाँ पर होना चाहिए जहाँ मन मिलना चाहिए, और खेल अगर मन नहीं मिल रहा है तो खेल नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से ये मैच नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना लोगों की राय, मैंने आपको सुनवाई। वो लोग जो कह रहे हैं कि जहां पर मातम है वहां जश्न कैसे हो सकता है, कैसे हम इन लोगों के घरों में शव पहुंच रहे हैं, उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिनके अपने उन्होंने खो दिए और उनके शव घर आ रहे हैं। ये टारगेट किलिंग का मामला है, और इसीलिए आज मैं देश भर में लोगों से मैंने ये सवाल पूछे, उनकी प्रतिक्रियाएं मैंने आपको सुनवाई। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, उसके बाद महाभारत के मेहमानों पर जाऊंगी। बड़ी खबर यह कि पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। सेना ने आतंकियों के ठिकानों को बम से उड़ा दिया है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं, आतंकियों के साथ यह ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। लगातार पुंछ में आतंकियों को निशाना बनाने के लिए यह ऑपरेशन
वहां पर चल रहा है और जो आतंकियों के ठिकाने हैं उन्हें बम से उड़ाया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ रहे हैं, वहीं सीधे श्रीनगर से शाजिया जुड़ रही हैं हमारे साथ, और मेरे साथ बिहार से, पटना से जुड़ रहे हैं केशव सुमन। मैं पहले गुरसिमरन आपके पास आ रही हूं। एनकाउंटर वहां अभी भी जारी है, क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है, ये पाक प्रायोजित और ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी, यहां पाकिस्तान से भेजे गए आतंकी यहां पर हुड़दंग मचाएंगे, लेकिन ये वापस बचकर नहीं जा पाएंगे। गुरसिमरन जी देखिए, स्वाभाविक तौर पर आतंकी बचकर वापस तो नहीं जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के लिए यह सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। अगर एक दशक की बात की जाए तो यह सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला ऑपरेशन है। 8 दिन इस ऑपरेशन के पूरे हो गए हैं। अभी तक आतंकी जो हैं वो जंगलों का सहारा लेकर लगातार सुरक्षा बलों से बचे हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय सेना को इस ऑपरेशन में हुआ है। 9 भारतीय सेना ने अपने शूरवीर जो हैं वो इस ऑपरेशन में खोए हैं। लगातार यहां पर सर्च अभियान जारी है। कल जिस तरह से एरियल रेकी की गई, आज एरियल रेकी की गई, उसके बाद जो लोकेशन पिन पॉइंट हुई है आतंकी ठिकानों की, जहां पर आतंकी जो है आड़ ले रहे थे, वहां पर जो है अब बम दागे गए, गोले दागे गए और उन आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। क्योंकि ये जंगल इस तरह का है कि जहां पर जो एक नेचुरल केव और कैविटीज जो हैं वो आतंकियों को मिल रही हैं, और उसी का फायदा उठाकर आतंकी 8 दिन तक इस एनकाउंटर में सर्वाइव कर पाए हैं। इससे पहले 2009 में पुंछ के ही बाटीदार में एक एनकाउंटर हुआ था जो तकरीबन 9 दिन चला था, और वो जम्मू कश्मीर के अगर हाल फिलहाल के इतिहास की बात करें पिछले 2 दशकों की, तो सबसे बड़ा ऑपरेशन था। लेकिन ये ऑपरेशन अपने 8वें दिन पर पहुंच चुका है। उस ऑपरेशन में 4 आतंकी मारे गए थे। इस ऑपरेशन में अभी तक एक आतंकी भी नहीं मारा गया है। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये ऑपरेशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, भारतीय सेना, स्पेशल फोर्सेस सब इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। चॉपर्स की भी मदद ली जा रही है, लेकिन चुनौती ऑन ग्राउंड इतनी ज्यादा है। आज दोपहर 12 बजे तक ये ऑपरेशन शुरू ही नहीं हो पाया, क्योंकि रात से लगातार बारिश हो रही थी, और बारिश के वक्त में किसी तरह जंगल के बीच जाना, कोलैटरल डैमेज ज्यादा हो सकता है, और अब हर एक कदम जो है वो यहां पर फूक के सुरक्षा बल रख रहे हैं। जी सुचारिता। बिल्कुल गुरसिमरन इस वक्त पुंछ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शाजिया हमारे साथ श्रीनगर से है। शाजिया, मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, बैठक में कश्मीर की मौजूदा हालात पर चर्चा की जा रही है। जो गैर कश्मीरी हैं उनकी मौत पर सरकार सख्त है, और इस बैठक में कई सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियों को सख्त कदम उठाने की हिदायत दी गई है। एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, जिस तरह से टारगेट किलिंग्स की जा रही है, कश्मीर में टारगेट किलिंग्स की जा रही है, उसे लेकर भी इस बैठक में मंथन जारी है। शाजिया हमारे साथ सीधे श्रीनगर से जुड़ रही हैं। शाजिया, एक अहम बैठक इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं, लेकिन इस बीच वहां पर जो तस्वीर है कश्मीर में, श्रीनगर में, आप श्रीनगर के बीचों बीच हैं, जरा दिखाइए, जरा बताइए वहां हाल क्या। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। डल लेक पर सुचरिता इस समय मैं मौजूद हूं, और यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। आप देखिए, यहाँ की शाम बेहद खूबसूरत है, लोगों के चेहरे पर खुशी है, यहाँ पर अमन है, सुकून नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप एक बार फिर से इस अमन को, इस सुकून को, इस चैन को भंग करने की कोशिश की जा रही है आतंकियों के द्वारा, और यही वजह है कि आतंकी लगातार टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। और इसी को लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसका आप खुद जिक्र कर रही थी। हम बात कर रहे थे यहाँ की चैन और अमन की। आपने खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग की है। एक लंबे समय बाद यहाँ पर ये खुशनुमा मौसम लौटा है, ये चैन सुकून लौटा है, लोगों की रौनक जो है वो हमें चारों तरफ दिख रही है। लेकिन आतंकियों को ऐसा लग रहा है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और इसीलिए अपने नापाक मंसूबों को लगातार आतंकी अंजाम दे रहे हैं। और ना सिर्फ मैं कहूंगी आतंकी, बल्कि ये पाकिस्तान के मंसूबे हैं। पाकिस्तान को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि कश्मीर में लोग खुश हैं, अमन कायम है, चैन कायम है, लोग खुशी से अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान को, और इसीलिए इस तरह के मंसूबों को आतंकियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। ये दूर से तस्वीरें आप देखिए, ये युवाओं की तस्वीरें हैं। ये आज के युवा हैं जो कि खुश नजर आ रहे हैं। ये कश्मीरी युवा हैं जो कि खुश नजर आ रहे हैं, जो कि अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ मैं बताना चाहूंगी इस समय रौनक है, चारों तरफ दुकानें खुली हुई है। मैं चाहूंगी कि मेरे वीजे आपको चारों तरफ से कैमरा पैन करके दिखाइए। श्रीनगर की शाम के वक्त की तस्वीरें हैं। अच्छी खासी चहल पहल आपको इस
समय नजर आ रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगी, पूरी मार्केट लगी हुई है, रेस्टोरेंट ओपन है और दुकानें खुली हुई है। आप समझ सकती हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि आतंकियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे शाजिया, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आपकी ये तस्वीरें एक भरोसा जरूर दे रही हैं लोगों को, लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग्स के चलते वहां से लोग निकल रहे हैं, ये एक तरह का जो सवाल उठ रहा है उस पर मैं महाभारत में आऊंगी। केशव, आपके साथ अगर वहां पर लोग मौजूद हैं, मैं आपसे बात करूं क्योंकि मैं चाहूंगी आप वहां पर बिहार में, पटना में लोगों से बात करें। केशव को लग रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं बड़ी खबर एक बार बता दूं कि किस तरह आर्मी चीफ एमएम नरवणे जम्मू कश्मीर दौरे पर है। राजौरी में एलओसी पर स्थिति की समीक्षा की है आर्मी चीफ ने सुरक्षा का जायजा लिया है। सेना के जवानों से वो मुलाकात करेंगे, सेना के जवानों से, वहां पर कमांडरों से वो मुलाकात करेंगे। राजौरी का दौरा किया है उन्होंने और सारी फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएंगे आर्मी चीफ एमएम नरवणे फॉरवर्ड पोस्ट पर भी जाएंगे और राजौरी में एलओसी पर हालात की उन्होंने समीक्षा ली है आर्मी चीफ इस वक्त। तो देखिए इस वक्त जो मौजूदा गतिविधियां हैं आपको बता रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं, वही आर्मी चीफ इस वक्त जम्मू कश्मीर में है, राजौरी में एलओसी के पास दौरा कर रहे हैं। ये दो गतिविधियां एक साथ चल रही हैं। सीधे मैं इस वक्त केशव के पास जा रही हूं। केशव पटना में मौजूद है। केशव, वहां जो लोग हैं उनसे बात कर बताइए, क्योंकि एक तरफ जिस तरह टारगेट किलिंग हुई है, लोगों का बिहार से वापस आना एक क्रम में नजर आ रहा है, लोगों के मन में एक डर है, लेकिन उसी के साथ साथ एक सवाल यह भी कि क्रिकेट क्यों खेले उस पाकिस्तान के साथ। 24 को मैच है, क्रिकेट क्यों खेले पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान जो यहां पर लोगों को टारगेट किलिंग कर रहा है, हमारे लोगों की। बिल्कुल सुचारिता, मैं आपको बता दूं कि पटना और बिहार का मिजाज जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म है और वो जो बिहार के लोग हैं, जिस तरीके से वहाँ टारगेट करके किलिंग की जा रही है, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों को जो नौकरी कर रहे हैं, काम करने गए हैं, रोजी रोटी के लिए गए हैं, ऐसे लोगों को जिन लोगों को टारगेट बनाया गया, इसे लेकर पटना सबसे ज़्यादा गुस्से में है। और मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, उन लोगों के पास जाऊँगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है कि एक तरफ लाशें गिराई जा रही हैं और विकेट गिराकर कैसे खुशी मना सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो है एबीवीपी के कन्वेनर भी हैं, मैं उनसे उनकी छोटी सी राय ले लेता हूँ। क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या एक तरफ लाशों के ढेर गिराए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम विकेट पर तालियां बटोर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है वो बहुत दुखद है। जिस प्रकार की सिलेक्टिव किलिंग्स देश भर के लोगों की वहाँ पर की जा रही है, जिसमें एक बड़ा तबका बिहार से आने वाले लोगों का भी है, वो अपने आप में बहुत दुख पहुँचाने वाला और चिंता जताने वाला है। मैं अगर इस घटना को 90 के दशक से भी कंपेयर करूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अतिशयोक्ति होगी। और जिस प्रकार से 90 के दशक में भी आतंकवाद चरम सीमा पर था और सेलेक्टिव किलिंग्स एक राज्य में हो रही थी, उसी प्रकार की किलिंग्स आज जम्मू एंड कश्मीर में हो रही है। निश्चित रूप से एक कड़ी कार्रवाई की मांग करता है। आप इसे क्या इस तरीके से नहीं देखते कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से लोगों को भगाया गया, फिर उसी तरह का एक जो प्रोपेगेंडा है, एक तरह की जो स्ट्रैटेजी है, वो कश्मीर में भी अपनाने की कोशिश की जा रही है। उनका लास्ट स्टेज जैसे ये चल रहा हो, लोगों को, चाहे वो वहाँ के जो रहने वाले मुसलमान हो, चाहे वहाँ के रहने वाले हिंदू हो, चाहे वहाँ के हिंदू पंडित हो, कश्मीरी पंडित हो, उन सभी के साथ ऐसा किया जाए। देखिए, निश्चित रूप से कश्मीर पहले भी इस चीज़ से तड़पा है और पीड़ित रहा है। कश्मीरी पंडितों का जिस हिसाब से उनको कश्मीर से बाहर निकाल करके 90 के दशक में किया गया था, आज कहीं ना कहीं जिस प्रकार की सिलेक्टिव किलिंग्स वहां पर चल रही हैं, मैं मानता हूं कि वो बिल्कुल निश्चित रूप से वैसा ही है। दुखद है, इस पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात खेल की, खेल पर भी सरकार को अप्रोप्रिएट फोरम्स को अपना एक निर्णय लेना चाहिए। हम किस प्रकार से इसका जवाब दे सकते हैं, हमें ग्राउंड पे एक्टिविटी से भी देना है, और लोगों से बात करिए। मैं एक बार आपके पास फिर आऊंगी क्योंकि लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ इस वक्त जम्मू कश्मीर दौरे पर है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि बिहार के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से बात की है, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से भी बात की है, बिहार के 4 लोगों की हत्या पर बात की है। बिहार के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, बिहार के लोगों को सुरक्षा दी जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार गतिविधियां तेज हो रही हैं, यह भी समझिए कि एक तरफ दिल्ली में बैठक, उधर आर्मी चीफ का मूवमेंट, यहां पर किस तरह जम्मू कश्मीर के डीजीपी से बात की है बिहार के डीजीपी ने। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे साथ महाभारत में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी, मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह जो कि पूर्व डेप्यूटी सीएम रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और साथ ही अहमद अय्याज, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जम्मू कश्मीर के सचिव हैं,
सैयद फजल कशानी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय। मैं शुरुआत सबसे पहले जीडी बख्शी सर आपके साथ कर रही हूं। मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि लगातार जिस तरह से खबरें आई, टारगेट किलिंग और उसके बाद एक बार फिर 1990 का वो दशक याद आ जाता है। मैंने उसका जिक्र आज खास तौर से किया है। ये टारगेट किलिंग करके एक दहशत फैलाने की कोशिश है। जो गैर कश्मीरी हैं उनको किस तरह से घर में घुसकर अब गोली मारी जा रही है, ये एक पूरा एजेंडे के तहत चल रहा है। जीडी बख्शी सर। बिल्कुल 1990 की दशक में एक जेनोसाइड का अभियान चलाया गया था, एथनिक क्लेंजिंग का अभियान चलाया गया था और 5 लाख कश्मीरी पंडित वहां घर से बेघर किए थे, उनको खदेड़ के बाहर किया गया था, मारा गया था, टॉर्चर किया गया था। अब फिर ये तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुट्ठी भर टेररिस्ट रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई और फौज के उकसाए पे ये पागल कुत्तों जैसे बिहेव कर रहे हैं। जो शरीफ इंसान, जो निहत्थे इंसान, कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल स्कूल की जो केवल बच्चों को पढ़ा रही है, टीचर, उसको मार रहे हैं। रेडी वाला जो आपको पानी पूरी बेच रहा है उसको मार डाल रहे हैं। जो आपके लिए वर्कर आके आपके घर बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, आपके पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, आप उनको मार रहे हो निहत्ते। ये तो पागल कुत्तों का काम है ना। बिल्कुल, और बिल्कुल हमको जैसे कि पागल कुत्ते को ट्रीट किया जाता है वैसे ट्रीट करना चाहिए, चुन चुन के मारना चाहिए। लेकिन मुझे सबसे बड़ी हैरत इस चीज की है कि क्या हम पूर्ण रूप से पागल हो गए हैं? क्या यही मौका हमको दिखाई दिया है पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का, लव फेस्ट बनाने का, गांधीगिरी दिखाने का? ये क्या है? यहां पे लोगों की लाशें गिर रही हैं, आम सिविलियन बेचारे मारे जा रहे हैं, फौजी 9 मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके घरों में अर्थियां पहुंच रही हैं, लाशों को, चिताओं को अग्नि दी जा रही है, उनके रिश्तेदार बिलख बिलख के रो रहे हैं और कई लोगों के दिमाग खराब हो गए। उनको यही सबसे अच्छा जलसा करने का मौका मिला है, लव फेस्ट विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से मोहब्बत जताने का, क्रिकेट खेलने का और टॉक्स पे तालिबान को बुलाने का, है ना। एक तबका हमारे देश में है जो पागल हो रहा था कि हमको तालिबान से बात करनी चाहिए, सबसे पहले तालिबान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे आगे होना चाहिए, पाकिस्तान की पैरवी खुशामदी और जीडी बख्शी सर आज के समय पे ये कहना अंतर्राष्ट्रीय, मैं गुरु प्रकाश जी जुड़ गए, मैं उनके पास भी जाऊंगी, अहमद अय्याज से पूछूंगी कि आज भी वो झंडा बरदार बनेंगे बातचीत करने के, आज भी झंडा बरदार करेंगे कि बनेंगे मैच खेलने के उस पाकिस्तान के साथ जो लोगों की यहाँ पर टारगेट किलिंग करा रहा है। मैं आपसे अहमद अय्याज साहब आपके पास आ रही हूं, उससे पहले मेरे साथ पटना से सीधे प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, उनके साथ बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन हैं। क्या कह रहे हैं प्रकाश जी शाहनवाज हुसैन इस पूरे मामले पर? क्योंकि बार बार जिस तरह टारगेट किलिंग हुई उसमें बिहार के भी लोग थे और हम जान रहे हैं कि बातचीत भी हुई है डीजीपी के बिहार के जम्मू कश्मीर से। देखिए सुचेरिता, क्रिकेट में इमोशंस हाई होता है और अभी जो देश का भी इमोशंस है वो भी हाई है, क्योंकि लोग मारे गए हैं और बेगुनाह लोग मारे गए हैं, गरीब लोग मारे गए हैं, और वो जो 2 लोग मारे गए हैं शाहनवाज जी आप ही के इलाके के हैं। और जहां तक क्रिकेट की बात है, क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, क्रिकेट मुझे भी बेहद पसंद है, मैंने भी ऊंचे स्तर तक क्रिकेट खेला है, हिंदू कॉलेज के टीम में भी था, काफी लगाव है क्रिकेट से, अभी भी खेलता हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, और जैसे कि सारे देश बॉयकॉट करते हैं नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? मैं भी आप ही के सोच का, मैं मानता हूं कि हर भारतीय आप ही के सोच के, हम ये मानते हैं कि कोई भी पाकिस्तान के साथ जब तक वो खून की होली खेले, जब से कोई दूसरी होली उससे कोई मैच उससे खेलना नहीं। और यही वजह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में द्विपक्षीय बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, ना हॉकी में होती है, ना क्रिकेट में होती है, सिर्फ वर्ल्ड कप में। और जैसे अभी वर्ल्ड कप में और ओलंपिक में वो आता है और हम भी जाते हैं, लेकिन हमारी सरजमी पर हमने उसको पूरी तरह बैन कर रखा है, ना हम उसकी सरजमी पे जाते हैं। पाकिस्तान एक आतंकिस्तान है, मैं शुरू से कहता हूँ इसका नाम
आतंकिस्तान ही रखना चाहिए, क्योंकि वो बाज नहीं आता। उसका हौसला बुलंद हुआ है जब से तालिबान जो आतंकियों की सरकार बना दी है, जब से उसको लगता है कि वो आतंकियों का आका हो गया है। और इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर सुचरिता जी गई थी वो चुनाव के अंदर बीडीसी में, वो मैं भी वहाँ पे था, मेरा इंटरव्यू भी उन्होंने किया, उनको याद होगा। वहाँ पर हमने देखा कि अवाम में लोकतंत्र के प्रति कितनी निष्ठा है, प्रधानमंत्री के लिए कितनी निष्ठा है। कोरोना काल में जिस तरह मोदी जी ने मदद की, जिस तरह डेवलपमेंट का काम। ये बताइए कि भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सौरव गांगुली को आगे आके कहना चाहिए कि भाई हम ये मैच आपसे नहीं खेलेंगे। नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि जो वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप में अगर कोई टीम एक टीम से नहीं खेलती है तो पूरी उस मैच से उसको बाहर होना होता है, मतलब सीरीज से। तो ये निर्णय भारत सरकार और बीसीसीआई को करना है। ऐसे भी पाकिस्तान तो कोई जाता नहीं है शाहनवाज जी, पाकिस्तान में बायलेटरल वहां तो कोई सीरीज नहीं होता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना होता है तो शारजा और दुबई में मैच खेलने आते हैं। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब बायलेटरल सीरीज वहां खेल रहे हैं। इसका मतलब हम उनसे बायलेटरल सीरीज में नहीं खेल रहे। पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश कर ली कि भारत को बुला ले, दुबई आ जाओ हम खेल लेते हैं। हमने कहा जब तक तुम खून की होली खेलना बंद नहीं करोगे, जब तक हम तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। तो भारत पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेलता है। हमारे पुलवामा अटैक के बाद हमने उनसे कोई मैच नहीं खेला, न पाकिस्तान की सरजमी पर न भारत की सरजमी पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज जी, क्या अपनी पार्टी की तरफ से कोई विचार रखेंगे कि इस मैच को होना नहीं चाहिए, भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, बीसीसीआई को समझाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंटरवीन करें? ठीक है, उसके फाइनेंशियल रिपरकशंस मुझे पता है, लेकिन अभी देश में जो इमोशंस है सरचार्ज है। बेगुनाह गरीब लोग मारे गए हैं। आपने देखी होगी, आपके बगल के ही इलाके के हैं, सुपौल से रानीगंज बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ के वो लोग हैं ऋषिदेव परिवार के। और ऋषिदेव परिवार किस समुदाय से आते हैं आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये सही है। बहुत गरीब लोग, बहुत मुफलिस लोग जो कामगार थे, कश्मीर में काम के लिए जाते थे, कभी इस तरह की घटना नहीं होती थी। लेकिन पाकिस्तान कायर है, कायराना हरकत करवा रहा है, वो वहाँ के लोगों को डरा रहा है। हम न डरेंगे न झुकेंगे, बल्कि पाकिस्तान से हर मोर्चे पर लड़े हैं और लड़ेंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाया है, सिखाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चैन से बैठने वाली नहीं है। उसका जवाब उनको मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर वो हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, हम किसी भी शर्त पर उस हालात को बिगड़ने नहीं देंगे। और जो बिहार के मजदूर वहाँ गए, काम के लिए गए और वो वहाँ शहीद हो गए, उनकी पूरी चिंता हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी ने आज भी इस बारे में बयान भी दिया है। रोजगार नहीं दे पाते हैं, इसीलिए तो वो पलायन करते हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है शाहनवाज जी, और अगर आप रोजगार दे पाते अपने राज्य में पिछले आज़ादी के बाद कई वर्षों से, तो ये पलायन नहीं होता। करोड़ों मजदूर बिहार के बाहर रहते हैं। खैर वो अलग मुद्दा है। अभी मुद्दा है जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं और क्रिकेट मैच। लेकिन क्रिकेट मैच पर आप कोई बात साफगोई से नहीं बोल रहे हैं। हम साफगोई से कह रहे हैं, हम तो एकदम साफगोई से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ना हम अपनी सरजमी पर द्विपक्षीय बायलैटरल मैच खेलने देंगे, ना हम उनके यहाँ जाएंगे। और हमने फैसला किया, जहाँ तक ओलंपिक और वर्ल्ड कप में मैच है, इसका फैसला सरकार और बीसीसीआई ओलंपिक एसोसिएशन को लेना होता है। ये हमारे आपके कहने से नहीं होता। हम ये मानते हैं कि जब पाकिस्तान के साथ जब हम मैच में उतरते हैं तो खेल भावना की जगह वो भावना आती है, राष्ट्रवाद के जवार। प्रकाश जी शाहनवाज जी को कहिए, मैं जानती हूँ कि मैं जानती हूँ कि बिहार के लोगों की भावना को वो अच्छी तरह से समझते हैं। और इस वक्त शायद बिहार के लोगों की ही आवाज है जो हम उठा रहे हैं जब हम कहते हैं कि क्रिकेट पर इस वक्त भारत पाकिस्तान का एक तरफ मैच होगा, दूसरी तरफ 13वीं भी नहीं होगी उन शवों की जो अभी घर पहुंचे हैं। ऐसे में कैसे खेल पाएंगे? सिर्फ ये भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। लेकिन मैं इसी बात पर अहमद अय्याज साहब आपके पास आ रही हूँ। गुरु प्रकाश जी अगर हमारे साथ हैं, संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। मैं अहमद अय्याज जी, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, झंडा बरदार अभी भी बनना चाहेंगे आप कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत हो, क्रिकेट मैच हो? मैं तो सीधे पूछ रही हूँ, वो तालियां कैसे बजेंगी उन हाथों से? देखिए, हम तो ये नहीं कहे कि आप बातचीत करिए,
यहाँ तक ट्रेड या क्रिकेट खेलने का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मसले हैं कि जो मसले को हल कर सकते हैं। अलबत्ता ये एक नाराज़गी दिखा सकते हैं कि भाई हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अहमद अय्याज साहब सही तो कर सकते हैं, तो एक नाराज़गी सही है, तो कर सकते हैं। असल मतलब है पाकिस्तान को जो उनकी इकोनॉमी को हमने डेंट पहुंचाया है, उनके साथ बायलैटरल सीरीज ना खेलकर वो भी जानते हैं अच्छी तरह से। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीरीज से उन्हें ज्यादा फायदा होता है, हमें नहीं। और ये नुकसान है, तो ये मत कहिए कि चोट नहीं पहुंचती है, चोट तो पहुंची है। नाराजगी जी ठीक है, आप उसको भी करिए, कोई नहीं रोक सकता, आप उसको भी करिए, लेकिन बुनियादी मामला यह है कि इस मसले का निपटारा हो जाएगा और कब कश्मीर से ये जो मामलात हैं जहां ये मारदाड़ है ये कब ख़त्म हो जाए, इसके लिए तो बहुत वक्त से ये ऑपरेशन चलते आए, मिलिट्री ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेशंस, बहुत सारे मेजर ऑपरेशंस किए गए, लेकिन हालात अभी भी वही है। अभी भी लोग सिविलियंस मारे जा रहे हैं रोड पर। क्या हुकूमत के पास कौन सा हिकमत अमली है जिससे इस मामले को रोका जा सकता है? ये हुकूमत को बताना पड़ेगा, हुकूमत को बताना पड़ेगा। सवाल गुरु प्रकाश जी आपसे पूछे जा रहे हैं, वहां पर लोगों को सुरक्षा कौन देगा, वहां सिक्योरिटी कौन देगा? वो लोग वहां से छोड़कर, वहां पर इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं उनके लिए वो घर है, उन्हें छोड़कर उन्हें वापस आना पड़ रहा है, तो जवाब तो आप देंगे ना गुरु प्रकाश जी? सही बात है। नहीं, निश्चित रूप से सबसे पहले ये मैं बिहार से लाइव हुआ हूँ और बिहार के हमारे श्रमिक भाई जिनका देहांत हुआ है, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिवार के प्रति सांत्वना प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन सुचारिता, एक नैरेटिव चल रहा है, हम लोगों ने देखा है पिछले एक हफ्ते से एक नैरेटिव चल रहा है कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद आतंकी संबंधी घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो ये झूठ है, ये सफेद झूठ है। मैं कुछ आंकड़ों के आधार पर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद 2019 की तुलना में 2020 में आतंकी संबंधी गतिविधियों में 60% तक कमी आई है, सिविलियन कैजुअलिटी में 80% तक कमी आई है। तो जानबूझ करके आज कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता, कुछ कथित स्वघोषित बुद्धिजीवी ये बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 का क्या हुआ, उससे क्या लाभ हुआ, तो मैं उनको बताना चाहता हूं और ये भी स्पष्ट कर दूं सुचारिता आपको, अभी जो घटना हुई है होम मिनिस्टर जी के लेवल पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पे, सब लोग इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग लगातार कहते हैं कि इस देश की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के आप देख सकते हैं, वो चाहे बालाकोट हो, वो चाहे उरी हो, हमने आंख में आंख उठा करके जवाब देने का काम किया है और आज भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। ये यही कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सेना के शौर्य और पराक्रम खड़ा करते हैं। मैं गुरु प्रकाश जी यही कह रही हूं, आप लोग तो भावनाओं को ज्यादा समझते हैं, आप तो बिहार में बैठे हैं, आप तो बिहार में बैठे हैं, वहां से आप लोगों की भावनाओं को समझते हैं। इसीलिए मैं मैच का सवाल उठाती हूं, क्योंकि वहां से जब बोल दिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय कमिटमेंट्स हैं, हमें तो खेलना पड़ेगा, तो आप उस व्यक्ति की भावना को आहत करते हैं जो जिसके घर में शव आया है, जिसके घर में मातम है, वो देख रहा है कि मेरा देश तो उसी देश के साथ क्रिकेट खेल रहा है जिसने मेरे बच्चे को मारा है। लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें क्या तर्क दूं जीडी बख्शी सर? मैं ये तर्क दूं कि हाँ भाई इंटरनेशनल कमिटमेंट है, हमें तो क्रिकेट खेलना होगा। निर्मल सिंह जी, इसके बाद आपके पास आ रहे हैं। अरे साहब, भाड़ में गई इंटरनेशनल कमिटमेंट। ये भी तो कमिटमेंट की है पाकिस्तान ने कि वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा, कि वो भारत में लोगों को दहशतगर्दी से नहीं मारेगा, खून में लिपटी लाशें नहीं भेजेगा। क्या उसने अपनी कमिटमेंट पे कुछ भी किया है? फरवरी के महीने में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने गिड़गिड़ाकर सीज फायर मांगा था कि साहब हम शांति चाहते हैं। उस सीज फायर का पाकिस्तान की फौज ने पूरा फायदा उठाया और अफगानिस्तान पे कब्जा किया। वहां पे तालिबान के गुंडे थोपे, तालिबान के ड्रग स्मगलर, तालिबान के क्रिमिनल और टेररिस्ट माफिया को काबुल पे थोपा। वहां के लोग भागते फिर रहे। ठीक है साहब, अब वो कश्मीर पे चढ़ाई कर रहे हैं, चौड़े हो गए वो बहुत ज्यादा, उनको लग रहा है वो बड़े महारथी और योद्धा बन गए। अब वो आके हमारे लोगों को मार रहे हैं, सिविलियंस को, और वो हमारे फौजियों को भी उन्होंने वो भी शहादत उनको कबूल हुई है। और हम अभी भी सीज फायर पे कायम है। क्यों? मोदी सरकार ने बड़ा साफ कहा था कि हम यहां रक्षात्मक होके नहीं लड़ेंगे, हम सीमा पार करके घर में घुस के मारेंगे, और मारा भी था उड़ी के बाद।
पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी, 300 मारे थे, युद्ध के बादल छिड़ गए थे उस वक्त, लेकिन बिल्कुल सरकार उस वक्त बिल्कुल नहीं सक पकाई थी, बिल्कुल चढ़ गई थी पाकिस्तान पे। 22 महीने शांति रही। अब हम फिर गांधीगिरी के राग अलाप रहे हैं। बड़ा प्यार उमड़ रहा है पाकिस्तान की तरफ, कई तबकों में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तालिबान को बुला के, यहाँ बुला के, दिल्ली बुला के बातचीत करना चाहते हैं। नहीं, हम देख नहीं रहे क्या हो रहा है। मैं आपको एक बार निर्मल सिंह जी के पास जा रही हूँ, के जो है बेचारे रिलेशंस नहीं देख रहे। जीडी बख्शी सर, जो बात आप कह रहे हैं, कशानी जी, कशानी मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर आगी, मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मुझे माफ कीजिए प्रोफेसर आगी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जिस तरह से बार बार जो लोग सत्ता में रहे जम्मू कश्मीर में, अब उन्हीं से तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या इन तस्वीरों को देखकर कहीं 1990 का दशक याद तो नहीं आ रहा है? क्योंकि वो तस्वीरें जब याद आती हैं तो मन में एक डर स्वाभाविक है। वो 1990 कहीं फिर से तो नहीं लौट रहा है, इस बार उसे लौटने नहीं देना है। प्रोफेसर आगी, ये 1990 से आज की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि 1990 में आतंकवादी खुलेआम मस्जिदों से नारे लगा रहे थे कि तुम हिंदुओं, कश्मीरी पंडितों, अपनी बहन और अपनी बेटियों को छोड़ करके यहाँ पर चले जाओ, या फिर आप अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। यहाँ पर हम निजाम मुस्तफा कायम करेंगे, और अन्य नारे कोई भी पढ़ सकता है, वो बहुत ही घृणित थे। आज के दिन में आतंकवादियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि श्रीनगर चौक पर आकर के और इस प्रकार के मस्जिदों से आकर के वो इस प्रकार के उत्तेजक बयानबाजी कर सके। आज वो छुप कर के प्रहार कर रहे हैं, आज वो छुप कर के मार रहे हैं। उनके मारने के पीछे एक ही है, वो सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम मार सकते हैं, और नतीजा ये है कि किसी भी टारगेट को, किसी भी को चुन करके उनको लगता है कि वो सिर्फ हिंदू होना चाहिए, नॉन मुस्लिम होना चाहिए, ताकि एक प्रतिक्रिया हो समाज के अंदर, ताकि एक पुराने जो डर है वो पैदा हो सके। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये सिचुएशन आज की स्थितियां बहुत बदली हुई है। आज का राजनीतिक नेतृत्व जो है वो बहुत अलग है, वो बिल्कुल ही इन चीजों को नहीं रह रहा। लेकिन मुझे लगता है कि बदली स्थितियों का आपने कहा कि एक स्थिति बदलने का डर मन में रहता है। निर्मल सिंह जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उस सूबे के जहां आज टारगेट किलिंग हो रही है, उनके मन में वो डर वापस फिर से लौट रहे हैं क्या सर? कोशिश तो पाकिस्तान की है कि वो फिर से अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए गरीबों को मार के, लिबरल्स को मार के, इस प्रकार का वो संदेश दुनिया को देना चाहता है कि अब भी हम हैं। लेकिन जो 1990 वाली बात पाकिस्तान भूल जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आम कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं है। आज वो कश्मीरियों को भी मार रहे हैं। अगर बिहार के लिबरल्स को मार रहे हैं, अगर हिंदू को मार रहे हैं, सिख महिला को मार रहे हैं, जो प्रिंसिपल है वो कश्मीरी मुसलमान जो है, जो तिरंगा जिन्होंने उठाया है और जिन्होंने जो राष्ट्रगान गाया 15 अगस्त को, उनको भी मार रहे हैं। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बखलाहट का कारण है पाकिस्तान का। पिछले पाकिस्तान ये जो है घिनौनी जो कायराना हरकत कर रहा है, वो भूल जाए पाकिस्तान के 1990 का दशक वापस आएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कश्मीरी नेता जो है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आज वो पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आते हैं। आज वो ये जो किलिंग्स है, ये स्टेज नहीं है कि आप टीवी चैनल पर देख के नहीं करोगे। मैं इसीलिए कश्मीरियत की बात कर रही थी। मैं इसीलिए कश्मीरियत की बात कर रही थी कि जो कश्मीर के लिए बोलेगा वो उन लोगों के लिए भी बोलेगा जो कश्मीर में रह रहे हैं, भले ही वो कश्मीरी ना हो। और इसीलिए वो आवाज उठना जरूरी है। वो आवाज उठे तो सही। बहुत से तबके तो ऐसे हैं जहां आवाज उठ तक नहीं रही है अहमद अय्याज साहब, इसीलिए ये सवाल मैं पूछ रही हूं, इसीलिए मैं ये सवाल पूछती हूं। और उन लोगों को आवाज उठाना, अपनी आवाज बुलंद करना सबके लिए होगा, न सिर्फ कश्मीरियों के लिए बल्कि वो भी जो कश्मीर में रहते हैं। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।